Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated August 6, 2024 and the day is Tuesday. Before moving forward, we'll look at the headlines. पहले हम लोग कुछ headlines देख लेते हैं. According to the Indian Express, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, वो अब बांग्लादेश से जा चुकी हैं. उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो सेफ़ हेवन के लिए इंडिया आ चुकी हैं और अब बांग्लादेश को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और अब एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है. उसके अलावा अगर हम दूसरी न्यूज़ देखें तो यूएस और जापान में मार्केट क्रैश होने की स्थिति देखी गई है. 2.5% का क्रैश हुआ है ग्लोबल सेल ऑफ में. और कल ही हमने देखा था किस तरह से जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और इस टेरर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी नेट और हार्ड क्लैम्प डाउन की ज़रूरत है. यानी कि मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें ज़ीरो टेरर प्लान किया जाएगा जम्मू के डिवीज़न में. इस तरह से ये सारी कुछ हेडलाइंस है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द न्यूज़ इन डिटेल्स. सबसे पहले जो हमारी पहली न्यूज़ है जिसको आपने फ्रंट पेज पे भी देखा था कि किस तरह से जो शेख हसीना जी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और वो मंडे को ही कंट्री से बाहर आ चुकी हैं, जो कि हम देखा जा रहा है रिसेंटली. आप देख सकती हैं अपनी स्क्रीन पे कि अभी जॉब कोटास के अगेंस्ट, रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते करते ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा मूवमेंट ले चुका है कि इन्होंने डिमांड कर दी कि शेख हसीना जी को रिज़ाइन करने के लिए. और इस वजह से क्राउड जो है बहुत ही लार्ज नंबर में, आप देख सकते हैं, जुबिलेंट क्राउड स्टॉर्म्ड इनटू द ऑपुलेंट ग्राउंड्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस. जो प्रेसिडेंट्स का रेसिडेंस होता है जहाँ वो रहती हैं वो बहुत ही ऑपुलेंट है, यानी कि बहुत ही भव्य सा रेसिडेंस है. उसके अंदर लोग घुस चुके थे. उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, फर्नीचर तोड़नी शुरू कर दी, कुछ लोग चेयर पे बैठ गए. मतलब आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है. और इस कंडीशन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी सेफ़ नहीं होता है. इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो वहाँ से निकल चुकी हैं. और अब वहाँ की जो बांग्लादेशी आर्मी है उसने टेक ओवर कर लिया है. ऐसा भी देखा गया था कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने जो स्टैचू है शेख हसीना के पिताजी का, जिनको बोला जाता है स्टेट फाउंडर, यानी जो बांग्लादेश के फाउंडर हैं, उनका नाम है, जो बांग्लादेश के फाउंडर, उनको बोलते हैं शेख मुजीबुर रहमान. तो आपके लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेख मुजीबुर रहमान का. ये बांग्लादेश के फाउंडर हैं. इनको बंग बंधु भी कहते हैं. इनके भी पुतले को तोड़ा गया था, ये भी देखा गया था. तो इस वजह से एग्जाइल में जाना पड़ा इनको. और ये कहाँ आ गई? तो वो इंडिया आ गई. इंडिया में जो हिंडन एयरबेस है न्यू दिल्ली के पास, वहाँ पर वो आई और इसके बाद वो लंदन चली जाएंगी. देखा जाए तो इस आर्टिकल के हिसाब से शेख हसीना जी 15 साल का इनका जो सेकंड स्टिंट था, यानी कि सेकंड बारी जब ये इनका सेकंड पावर पॉलिटिकल पोस्ट थी, सेकंड बार ये चुनाई थी और ये उसको रूल करने ही वाली थी. और ये 20 सालों में, पिछले 30 सालों में, 20 सालों में यही लीडर रही हैं. इन्होंने ये इस साल भी करने वाली थी, लेकिन ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस इनको छोड़ना पड़ा. जब हसीना जी इंडिया आती हैं तो वो हमारे एनएसए, जिनका नाम है अजीत डोभाल, उनसे मिलती हैं और अब जो है वो यूके चली जाएंगी. सो बेसिकली ये पूरा का पूरा अभी जो हो रहा है सिचुएशन वो है ढाका का. उसके अलावा दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली नीड्स टू डील विद द न्यू ढाका. अब क्योंकि वो जा चुकी हैं, उनसे हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी हैं. इस वजह से अब हमें एक नए सिरे से देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब हम न्यू वाले बांग्लादेश को या नए चैलेंजेस को देख सकते हैं. आपको पता ही होगा 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है तो वहाँ पे इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इंडिया हेल्प करता है. इंदिरा गांधी उस टाइम रहती हैं हमारे पावर में और इंदिरा गांधी जी काफ़ी हेल्प करती हैं बांग्लादेश को अपनी फ्रीडम प्रोवाइड कराने में. एक बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह इंडिया जो है वो बांग्लादेश की हेल्प करता है. बट अब क्योंकि ये न्यू चैलेंजेस आ गई हैं बियॉन्ड 1971, तो 5 ब्रॉड क्वेश्चंस आ जाते हैं. पहले कि क्या इंडिया फिर से उस फ्रेंड की तरह रह पाएगा. दूसरा कि क्या शेख हसीना को सेफ्टी तक पहुँचाया जा सकता है या नहीं पहुँचाया जा सकता. और तीसरी चीज़
कि ये प्राइम मिनिस्टर किस तरह से अब नए सिचुएशंस को, नए रिलेशनशिप को देखेंगे। तो ये सारी बेसिक कहानियाँ हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। दूसरी चीज़ उसी आर्टिकल से रिलेटेड है कि इंडिया ने किस तरह से पहले भी हेल्प किया था और किस तरह से आर्मी का रोल आ जाता है बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हिस्ट्री है बांग्लादेश की, वो बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है। यहाँ पे देखा गया है कि बहुत बार आर्मी जो है वो अपना रोल प्ले करती है, ओवरथ्रो करती है, इवन असैसिनेशन भी हुए हैं। 1977 में जनरल ज़ियाउर रहमान जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं और 1981 में उनका असैसिनेशन हो जाता है। फिर उनके सक्सेसर आते हैं जिनका नाम अब्दुल सत्तार होता है और उनको भी कू के द्वारा निकाल दिया जाता है। आर्मी चीफ जो है फिर बाद में कंट्रोल ले लेते हैं, यानी कि आर्मी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जब से शेख हसीना जी आती हैं तो वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती हैं अपनी कंट्री में। 2009 के समय जो मनमोहन सिंह की सरकार होती है वो रीच आउट करती है ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस के साथ, और वो हेल्प करती है हसीना जी को एक डीप पर्सनल टाइज बनाने में विद द गांधी फैमिली। पहले भी गांधी फैमिली ने हेल्प किया होता है उनके फादर को, और इसके बाद 2009 में वापस से मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम कांग्रेस के साथ थे, वो भी एक तरह से हेल्प करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं। और जो शेख हसीना जी हैं वो अपना पर्सनल सपोर्ट भी दिया है उन्होंने सोनिया गांधी जी, राहुल और प्रियंका को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से प्रणब मुखर्जी ने के भी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा गया है। तो इंडिया का एटीट्यूड यही है कि हसीना जो है वो 3 इलेक्शंस जीत चुकी है, 2013 के, 2018 के और इवन 2024 के, जिसमें वो जीत गई थी। लेकिन उनके इश्यूज़ ये आए थे कि ये जो इलेक्शन था उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे थे, और उठाया किसने था ये सवाल, तो वो यूएस ने उठाया था। बेसिकली उन्होंने नाम नहीं लिया था कि कौन सी कंट्री ने उठाया था, उन्होंने कहा था कि वेस्ट की एक बहुत ही पावरफुल सी कंट्री थी जिन्होंने लेजिटिमेसी पर सवाल उठाया था। बट क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है यूएस और वेस्ट, और लोगों ने इंटरप्रेट भी ऐसे ही किया कि यूएस कह रहा था कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो लेजिटिमेट नहीं है, और ये चीज़ जो है वो मिल गई इस प्रोटेस्ट के साथ, और ये इतना बड़ा फॉर्म ले चुकी है कि वहाँ के पीएम को ही फ्लड करना पड़ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आर्मी पहले भी बहुत लोगों को कू में हटा चुकी है और अभी भी आर्मी ने ही ओवर पावर कर लिया है। अब न्यू दिल्ली को अपने नए डिप्लोमेटिक टास्क बनाना पड़ेगा, एक नया डिप्लोमेसी का पूरा प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा कि किस तरह से वो डील करता है। तो ये इस तरह से इंडिया का एटीट्यूड देखा जाएगा। वैसे भी अभी वो अजीत डोभाल जी से मिली है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। और इस तरह से आगे जिस तरह से जो भी चीज़ें बढ़ेंगी वो हम न्यूज़ एनालिसिस में देखते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल जिसमें रोल ऑफ आर्मी इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स को डिटेल में बताया गया है। तो लेट्स लुक इनटू इट इन अ ब्रीफ मैनर। जब आर्मी के रोल की बात की जाती है बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में, तो एक पीछे की फ्लैशबैक देख लेते हैं 1975 से 2024 तक क्या रोल रहा है। तो स्टार्ट करें सबसे पहले, तो ये जो आर्मी चीफ है अभी, जनरल वकीकुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वकरुज़्ज़मान ने बोला है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कंट्री की जब शेख हसीना जी चली गई, और उन्होंने लोगों को भी अर्ज किया है कि वो पीस और ऑर्डर मेंटेन करके रखें। इसके अलावा आर्मी का बहुत बड़ा रोल ये देखा गया है कि आर्मी ने पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है बांग्लादेश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 सालों से, ठीक है। और अभी भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट की पोजीशन होल्ड करता है बांग्लादेश की फ्यूचर के लिए। लिबरेशन वॉर की बात की जाए, जो 1970s का लिबरेशन वॉर था जब बांग्लादेश आज़ाद होता है, तो मुजीबुर रहमान की एक आवामी लीग पार्टी होती है जो ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीट जीत जाती है। और फिर आर्मी चीफ उस टाइम के जनरल याहिया जो है, जो रूल करते हैं कंट्री को मार्शल लॉ के, वो बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा पावर मुजीबों को। वो जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू हैंड ओवर द पावर टू मुजीबुर रहमान। लेकिन फिर क्या देखा जाता है कि मुजीब जो है वो एक ऑपरेशन को मतलब एक कॉल करते हैं फॉर एन ऑल आउट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो उसके अगेंस्ट वो ऐसा प्रोटेस्ट निकालते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन सर्च लाइट। तो अब ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ऑपरेशन सर्च लाइट लेकर आते हैं। इस ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि जो भी
ये कौन लेकर आता है? ये लेकर आता है रिस्पॉन्स में पाकिस्तान आर्मी के फेमस ऑपरेशन सर्च लाइट के, जिसमें ये लोग क्रश कर देते हैं कोई भी प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश के लोग, मुजीबुर रहमान के लोग करते हैं प्रोटेस्ट, उनको बहुत ही ब्रूटल तरह से सप्रेस किया जाता है, लोगों की मारा जाता है, रेप्स होती हैं, आर्सन होती हैं, इलीगल अरेस्ट होते हैं। उसके बाद बंगाली सोल्जर्स जो हैं वो लड़ते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को हराते हैं और फिर जीत जाते हैं। इंडिपेंडेंस मिल जाती है बांग्लादेश को। उसके बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद मुक्ति वाहिनी जो है एक पार्ट होती है बांग्लादेशी आर्मी की, वो रहती है। पर कुछ टाइम बाद वो लोग के अंदर एक इशू हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन का उन बंगाली सोल्जर्स के अगेंस्ट जो कि रिबेल नहीं किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उसके बाद 3 मिलिट्री कूज होती हैं बांग्लादेश में। पहला मिलिट्री कू जो होता है वो 1975 में होता है, जब कुछ यंग सोल्जर्स मिलकर वो जिन्होंने देश को आज़ाद किया था, बंग बंधु, उनका असैसिनेशन कर देते। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बचती हैं, शेख हसीना और शेख रिहाना, बाकी उनका पूरा ख़ानदान मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस कू के बाद जो है वो मेजर सैयद फारूक रहमान जो है वो आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो एक नया रिजीम बनाते हैं, मुश्ताक अहमद प्रेसिडेंट रहते हैं और फिर न्यू आर्मी चीफ ज़ियाउर रहमान आते हैं। सेकंड कू होता है जब ज़ियाउर रहमान का असैसिनेशन करवा दिया जाता है। ज़ियाउर रहमान का असैसिनेशन इसलिए होता है कि माना जाता है कि इन्होंने ही बंगबंधु को मरवाया था। फिर थर्ड कू होता है। इस बार जो है ये कू जो है वो लेफ्ट विंग के आर्मी पर्सनल साथ मिलकर करते हैं और ये जो है वो मार देते हैं। इस इवेंट के बाद, इस इवेंट को सिपोही जनता विप्लव भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो सोल्जर्स एंड पीपल्स रेवोल्यूशन। इसके बाद क्या होता है, ज़ियाउर रहमान जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाते हैं जो कि जीत भी जाता है। फिर जनरल इरशाद का कू होता है जो कि 1982 में होता है। तब के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद जो है वो पावर में आ जाते हैं। वो एक ब्लडलेस कू करते हैं, यहाँ मौत की नहीं होती है। इसके बावजूद भी देखा गया है कि इंटरफेरेंस रहा ही है आर्मी का। 2006 के पॉलिटिकल टर्मोइल में भी आर्मी का रोल देखा गया था। 2007 में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जो कि मोइन अहमद थे, उन्होंने भी एक कू किया था। और अब आप अभी भी देख सकते हैं। अभी आपको ये नाम याद रखना है, आर्मी चीफ वकर उस जमान, क्योंकि इन्होंने ही अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है देश की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हसीना की एग्जिट के बाद किस तरह से ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकती हैं। बहुत सारे लिंक्स थे ढाका और दिल्ली के, वो खतरे में पड़ सकते हैं। इनके एग्जिट के वजह से कहा जा रहा है कि जो हमारी ट्रेड टाइज थी बांग्लादेश के साथ वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी काफ़ी हमारे साइन किए गए थे। आपको पता ही होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए जाते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में। बायलैटरल ट्रेड यानी कि 2 देशों के बीच में आपस में जो ट्रेड होता है वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। अगर टोटल ट्रेड की बात की जाए तो $13 बिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का 2023 और 24 के बीच में। ये ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग है। बांग्लादेश जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के कॉटन का। ये चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया का जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इन बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई। इसके अलावा इंडियन एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश जाते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, सीरियल्स। और इंडिया में जो बांग्लादेश से टॉप प्रोडक्ट्स जो आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, वो है रेडीमेड गारमेंट्स। कपड़ों का बहुत ही अच्छा बिजनेस है बांग्लादेश में। तो जो ये रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं ये बांग्लादेश से इंपोर्ट होते हैं टू इंडिया आते हैं फ्रॉम बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉटन बांग्लादेश जाते हैं, इनफैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं बांग्लादेश। इसके अलावा जो है हमारे रेडीमेड गारमेंट्स इंडिया आते हैं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इंडिया ने एक तरह से अक्टूबर 2023 में इंडिया और बांग्लादेश ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी, एक मीटिंग हुई थी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, ढाका में ही हुई थी। उसमें हम लोग एक नए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर डिस्कशन भी करने वाले थे और डिस्कशन शुरुआत भी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि इतनी सारे इश्यूज हो गए हैं तो ये इसमें रोक लग सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपको लिए ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, ये इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली 2023 में। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अखौरा अगरतला रेल लिंक, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच का रेल लिंक है। और इसके अलावा खुलना मोंगला पोर्ट,
ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 2023 में ही साइन हुए हैं, तो ये कनेक्टिविटी के लिए इनॉग्रेट हुए थे। इसके अलावा खौरा रेल लिंक जो है वो एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए। अगरतला और कोलकाता के बीच में 31 घंटे का और 10 घंटे की जो है जर्नी को 31 घंटे से 10 घंटे लेकर आ गया है। यहाँ पे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी देखी गई हैं। तो अब इंडिया बांग्लादेश टाइज में अगर डिसरप्शन आएगा तो जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है इंडिया का, जो कि एक छोटे से कॉरिडोर है सिलीगुड़ी वाले साइड में, वो जो है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वही एक हमारा एक लौता सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। उसी को किसी तरह से चिकन नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सारे लिंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बना रहे थे, बट अब ये खतरे में आ चुका है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। उससे पहले बांग्लादेश, कल भी मैंने आप लोगों को बांग्लादेश का मैप दिखाया था, भाषण 4 के बारे में बताया था, कॉक्स बाज़ार के बारे में बताया था, चट्टोग्राम के बारे में बताया था, और इधर ही मोंगला पोर्ट है बे ऑफ बंगाल के बारे में। पर मैंने ये भी आपको बताया था कि 5 स्टेट्स जो इंडिया की हैं वो बॉर्डर करती हैं बांग्लादेश से। आज जो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे वो कौन से 5 स्टेट्स थे, तो आपका रिविजन हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि लोकसभा में एक जो बिल अलाउ की गई है, सेंटर की बिल पास किया गया है सेंटर का, ताकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाले जा सके। तो लोकसभा ने अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 2024 की वॉइस वोट से पास की है। और ये क्या होता है, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है ना, तो सेंटर पैसे निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, क्योंकि जैसे हमारे घर में बजट बनता है वैसे ही बजट में पैसे खर्च करने के लिए जहाँ से हम निकालते हैं उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ से पैसे निकालने के लिए पास हो चुका है ये बिल। तो देखो, हमारे देश में जो बजट पास होता है इसका ना एक स्टेज होता है, 6 स्टेजेस के थ्रू ये जाती है। पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन, जो आप न्यूज़ में देखते हो, जहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। जो पहला, देखो, इंडिया में जो बजट प्रेजेंटेशन की दिन होती है वो 1 फरवरी को होती है। पहले ये लास्ट वीक होता था, पर 2017 से इसको 1 फरवरी कर दिया गया है। फिर क्या होती है, बजट स्पीच होती है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं। उसके बाद वो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट करती हैं। ये सारे प्रेजेंटेशन का पार्ट है। फिर होता है डिस्कशन, जिसमें सारे लोग बात करते हैं, डिस्कशन होती है। ये एक तरह से डिबेट डिस्कशन है। फिर होती है स्क्रूटिनी, जो भी बजट पास हुआ है उसको डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं। तो 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को डिटेल में देखती हैं। ये स्क्रूटिनी करती हैं, ये देखती हैं कि सही बजट बना है कि नहीं, इनका ये काम है। उसके बाद वोटिंग होती है। किसकी वोटिंग होती है? डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि जो भी पैसा कहाँ से जाएगा, क्या होगा, वोट होगा तभी बिल पास होगा। उसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि बिल जो है अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। और फिर फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है। तो ये 6 स्टेजेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखा गया इस आर्टिकल में, आप देख सकते हैं कि डिमांड ऑफ ग्रांट जो है वो डिस्कशन हुआ, डिमांड ऑफ ग्रांट हुई, इस आर्टिकल में भी लिखा है। और फिर क्या करते हैं हमारे ओम बिरला जी, गिलेटाइन कर देते हैं डिस्कशन को। तो ये जो टर्म है ना गिलेटाइन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको गिलेटाइन भी बोलते हैं लोग, गिलेटाइन भी बोलते हैं, आपके ऊपर है। गिलेटाइन कर देते हैं। गिलेटाइन का मतलब जो भी चीज़ें, जो भी डिबेट और डिस्कशन अपार्ट फ्रॉम पासिंग द बजट है, उसको रोक दिया जाता है। और ये पावर किसके पास होती है? स्पीकर के पास होती है। तो ये गिलेटाइन टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। गिलेटाइन आपको पता ही होगा, ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को ना एक गिलेटाइन मशीन होती थी, जिसके अंदर गर्दन रख दी जाती थी इंसान की, और वो मशीन जो उसकी गर्दन ही काट देता था। तो वैसे यहाँ पे काटने का रेफरेंस है कि किस तरह से रोक दिया जाता है, बाकी चीज़ों को काट दिया जाता है। फिर क्या होता है, सारे कट मोशंस जो हैं वो पुट फॉरवर्ड करते हैं। कट मोशन का मतलब होता है ऐसे मोशंस जो रिड्यूस करते हैं किसी डिमांड। 3 तरह के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और थर्ड होता है टोकन कट। ये 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो ये पॉलिसी कट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी। अगर किसी पॉलिसी को डिसअप्रूव किया जा रहा है तो पॉलिसी कट लगाया जाएगा। इसका मतलब है जो अमाउंट है ना डिमांड की, वो 1 रुपये रिड्यूस हो जाती है, ₹1 तक रिड्यूस हो जाती है। इसको हम लोग पॉलिसी कट कहते हैं। 1 रुपया मतलब किसी को करना, बेसिकली उसका किसी चीज़ में 1 रुपया देना कोई वर्थ इट है नहीं ना। तो यही मतलब है कि आप डिसअप्रूव कर रहे हो। फिर आता है इकोनॉमिक कट। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी को अफेक्ट किया जाएगा बाय प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। इस मोशन में क्या होता है, जो अमाउंट डिमांड की हो जाती है उसको भी रिड्यूस किया जाता है बाय सर्टेन अमाउंट। कुछ अमाउंट से पैसे कम कर दिए जाते हैं जो देने होते हैं। और फिर आता है टोकन कट।
टोकन कट स्पेसिफिक ग्रीवांस देखता है। यहाँ पे जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया जाता है 100 रुपये से। तो आप बस ये याद रखिए, पॉलिसी में 1 रुपया, टोकन में 100 रुपया और इकोनॉमी कट में सर्टेन अमाउंट से पैसे घटा दिया जाता है। ये रिड्यूस करता है डिमांड को। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर वॉइस वोट होती है। वॉइस वोट के द्वारा इस बिल को पास कर दिया जाता है, क्योंकि सीतारमन जी इस बिल को मूव करती हैं और ये पास हो जाता है। और अब जो सरकार है वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हमारा आता है बजट के स्टेजेस के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप लोग अच्छे से देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, PDF तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की बात है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल बनता है जो कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी होती है। ये कमेटी रेकमेंड करती है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब कोई भी वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं होगा, कोई भी व्हीकल नहीं आ सकती वहाँ पे। क्या देखा गया है कि बहुत सारे गाड़ियों के वजह से विजिट करने के लिए इस टाइगर रिजर्व को, और इसके अंदर एक बहुत ही फेमस सा टेम्पल है। ये टेम्पल का नाम आपको याद रखना, पांडुपोई टेम्पल। पांडुपोई टेम्पल में भी लोग बहुत ज़्यादा डिवोटीज आते हैं और इस वजह से बहुत तादाद में गाड़ियां आ जाती हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियां एक किसी टाइगर रिजर्व में आती हैं तो देखा क्या गया है, इस ह्यूमन प्रेजेंस की वजह से टाइगर ब्रीड नहीं करते हैं अच्छे से। अब ब्रीड नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो है वो इनका हैबिटेट इंडेंजर हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन का खतरा होता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ व्हीकल्स नहीं चलेंगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शटल बसेस चलाई जाएंगी और प्राइवेट सारी जो भी व्हीकल है वो बैन हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो मोटरेबल ट्विन रोपवे बन सकती है, ट्रैम बनाने की बात की जा रही है। ये सारी चीज़ें जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कमर्शियल व्हीकल बैन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमन प्रेजेंस की वजह से हैबिटेट डिग्रेडेशन हुआ है, उनका हैबिटेट फ्रैगमेंट हुआ और बहुत सारी चैलेंजेस आई हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को। एक स्पेशल, और ये जो CEC है इन्होंने ये भी कहा है कि एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए, STR बनाई जाए, ताकि प्रोटेक्शन हो सके सरिस्का का। और ये स्पेशल टाइगर फोर्स जो है वो बहुत हेल्प करेगी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रहने में। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ ये है कि आपको पता ही होगा कूनो नेशनल पार्क में चीता लाए गए थे। उसमें से एक और चीता कब मारा गया है, मतलब उसकी जान चली गई है फ्रैक्चर की वजह से। उसके वर्टिब्रल कॉलम में फ्रैक्चर आ गया है। ऐसा अभी देखा जाए तो इस पॉइंट पे 13 अडल्ट चीता और 12 कब्स हैं। 12 कब और 13 अडल्ट चीता अभी जो है वो प्रेजेंट हैं यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे चीता की जान जा रही है। किस वजह से? तो उनको या तो कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जा रहा है या उनको टिक्स आ जा रही हैं, और अभी आप देख ही रहे हैं कि फ्रैक्चर के वजह से भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। उसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो हमारा रुपया है वो गिर चुका है, उसका वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट, और बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, 84 रुपये के लो पे चला गया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जो डिक्लाइन देखी गई है करेंसी की वो इस वजह से, क्योंकि मंडे को ये नोटिस किया गया था कि इक्विटी मार्केट फॉल कर गया था। आपको पता है शेयर मार्केट इक्विटी मार्केट होती है, वो इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया था। और इक्विटी मार्केट के क्रैश करने के वजह से बहुत सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको FPI बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो भाग गए। ये जब रन कर जाते हैं ना, ये सारे पैसे लेके एकाएक निकल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ना हॉट मनी फ्लाइट। बहुत सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। और सोचिए जब इतना ज़्यादा पैसा लेकर निकाल के वो चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट डाउन होगा, और मार्केट क्रैश होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हमारे रुपये पे, और प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी वैल्यू गिर गई अगेंस्ट डॉलर। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसके वजह से देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम आई है कि US जो है ना वो रिसेशन में जा सकता है। US रिसेशन में जाने के कगार पे है, और अगर USA रिसेशन में चला जाए तो इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जब वॉल स्ट्रीट है, जैसे इंडिया में हमारे निफ्टी और ये BSE वगैरह है ना, वैसे ही US में वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट जो है वो उस पर प्रेशर पड़ता है, और वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जब US मार्केट में रिसेशन होता है तो हमारे रुपये पे भी प्रेशर पड़ता है। जबकि जापानीज़ येन जो है उसको देखा गया है कि उसने ग्रो किया है, पिछले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो आपको यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे इक्विटी मार्केट के बारे में थोड़ा, FPI वर्सेस FDI भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि FDI और FPI में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ 2 पॉइंट्स में बताए, 2 वो ऐसे पॉइंट जो इसको डिफाइन कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी इकोनॉमी में। नेक्स्ट जो है वो
इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है कि ब्रिटेन में क्या हुआ है कि ब्रिटेन में जब फार राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट जैसी चीज़ स्टार्ट हो गई है। एक फेक न्यूज़ की वजह से, एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से वायलेंस आ गया। उसमें क्या कहा गया कि एक बच्चा है जो कि 17 साल का इस्लामिस्ट है, जो कि रैडिकल इस्लामिस्ट है और वो आके टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा। बट ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। तो अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, जिनका नाम है केयर स्टारमर, उन्होंने बोला कि ये जो टारगेटेड मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रॉब्लम चल रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, इसको मैं रोकूंगा और इसके लिए शायद मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फुल फोर्स ऑफ लॉ भी लेकर आऊँगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि स्टैब कर दिया गया 3 यंग लड़कियों को, 3 यंग मुस्लिम लड़कियों को स्टैब कर दिया गया इंग्लिश टाउन साउथ पोर्ट में। और इस वजह से देखा गया है कि एंटी इमिग्रेंट और एंटी मुस्लिम ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो इसी को रोकने के लिए अब फुल फोर्स ऑफ लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपके लिए नाम इम्पॉर्टेंट है केयर स्टारमर, ठीक है। और आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से एंटी मुस्लिम या एंटी इमिग्रेशन इश्यूज़ चल रहे हैं ब्रिटेन में। तो अब ब्रिटेन की बात आई है तो आपको पता ही है, अब इसका मैप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यूके है, एक होता है यूनाइटेड किंगडम और एक होता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तब हम लोग इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम तब होता है जब ग्रेट ब्रिटेन में आप नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दो, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, यूके ज़्यादा बड़ा हुआ या ग्रेट ब्रिटेन? ऑफ कोर्स यूके के अंदर ग्रेट ब्रिटेन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप एक बार इसको ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं यूके एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पास में फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पे आपको नॉर्थ सी भी दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोग डिटेल में यूके को देखें, इंग्लैंड को, ये वेल्स जो आपको दिखा रही थी मैं, ये इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और यूके के बीच में है। ये इंग्लिश चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके ट्रेड के। यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ डोवर है, नॉर्थ सी आपकी देख सकते हैं आप लोग ईस्ट में है, आयरिश सी दिख रहा होगा आपको, सेल्टिक सी है, अटलांटिक ओशन है, ब्रिटिश चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल है। ये सारे नाम एज इट इज़ आ सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं, आपको पता है बांग्लादेश अभी बहुत ही वॉलेटाइल चल रहा है, तो यहाँ आपका बांग्लादेश हो जाता है। यहाँ पे जो हम ब्रिटेन की बात करें वो ये रहा यूके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी आज के न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट थी। आपको बांग्लादेश वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप डिटेल में देख लेंगे। और हाँ, रिविज़न करते रहिएगा। वील मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, और तब तक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सारे आंसर कर दीजिएगा। थैंक यू।